स्वागत है आप सभी का आर के स्टोरी ऑफ ड्रीम पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी रोमांचक कहानी जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बांधे रखेगी। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपनी किस्मत बदलने और अपनी लिखी हुई मौत को मात देने के लिए पूरी दुनिया की स्क्रिप्ट से भिड़ जाती है। आई reincarnated as the doomed villainess and I refuse to die on schedule. Episode 4. The heroine arrives early and so does everyone's expectations. कहानी अब तक कैसियन ने सालों में पहली बार बगीचे में अपनी सतर्कता कम की थी और मिया लगभग ये भूल ही गई थी कि उसे उस लड़के के प्यार में पड़ने के बजाय अपनी मौत की सजा का इंतजाम संभालना था जिससे ये सजा जुड़ी हुई थी। तभी क्रेसिडा बेलरोज का एक पत्र आया जिसमें तहजीब के लिबास में एक चेतावनी छिपी थी। इस कहानी की असल नायिका एलेन हार्टवेल तय समय से 3 महीने पहले ही अकादमी आ रही थी। मिया के पास उस मुलाकात की तैयारी के लिए ठीक 6 दिन थे जिसके डर का सामना करने के लिए किताब ने उसे 4 महीने का समय दिया था। वो बिल्कुल भी तैयार महसूस नहीं कर रही थी। इसके बजाय उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे समय किसी गलत परीक्षा के लिए रट्टा मार रही थी और अब उसे चिढ़ाने के लिए असली प्रश्नपत्र समय से पहले ही थमा दिया गया हो। 3 महीने और मानो एक पूरी जिंदगी पहले अपने पुराने अपार्टमेंट में बैठकर रॉयल एकेडमी ऑफ वेरांड में एलेन हार्टवेल के शानदार आगमन के बारे में पढ़ते हुए मिया ने एक बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगाया था। किताबें सिर्फ शानदार एंट्रीज का जिक्र करती है। वे एंट्री से पहले के उस हफ्ते का जिक्र नहीं करती जिसमें एक अदद सोशल इवेंट के चक्कर में पूरा का पूरा घर लगातार 6 दिनों तक अपना आपा खोया रहता है। तुम नीलमणि नीला सैफायर ब्लू पहनोई। तीसरे दिन नाश्ते की मेज पर लेडी वॉस ने किसी जन के आदेश जारी करने वाले जनरल के लहजे में घोषणा की। यह मर्यादा की सीमा लांघे बिना थॉर्न हाउस के रंगों को पूरा करता है। तुम ठीक समय पर पहुंचोगी, न जल्दी जिससे उतावलापन झलके और न ही देर से जिससे अनादर दिखे। और तुम किसी भी परिस्थिति में उस स्कॉलरशिप वाली लड़की से तब तक सीधे बात नहीं करोगी जब तक कि वो पहले तुमसे बात न करे। मुझे इस आखिरी बात के लिए निर्देशों की क्या जरूरत है? मिया ने पूछा, जबकि वह पहले से ही इसकी असल वजह जानती थी। फिर भी वो जवाब के लिए अपनी मां के चेहरे के हाव भाव देख रही थी। लेडी वॉस के होंठ भींच गए, क्योंकि स्कॉलरशिप पर आने वाले आम लोगों की अपनी हद पार करने की आदत होती है और यह उस घराने की छवि को खराब करता है जो इसे शुरुआत में ही ठीक नहीं कर पाता। तुम ड्यूक की होने वाली मंगेतर हो। ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि कोई भी इस बात को लेकर भ्रम में रहे कि मर्यादा की सीमा कहाँ खींची गई है। तो ये बात है, मिया ने सोचा। यही है वह मर्यादा की रेखा, यह वही दबाव था जिसके चलते किताब के 4थे अध्याय में सेराफिन आधी अकादमी के सामने एलेन को सिर्फ ये साबित करने के लिए अपमानित करती है कि उसे समझ आ गया था कि हदें कहाँ तय की गई है। समझ गई, मिया ने ऊंची आवाज में कहा, लेकिन उसका मतलब उस बात से बिल्कुल अलग था जो उसकी मां समझ रही थी। रॉयल एकेडमी ऑफ वेरांड असलियत में लगभग वैसी ही दिख रही थी जैसी मिया ने किताब के विवरण से कल्पना की थी। हल्के रंग के पत्थरों के मीनार, हवा में लहराते घरानों के रंगों वाले बैनर और अपने सबसे बेहतरीन कपड़ों में सजे कुलीन वर्ग के लोगों से भरा एक आंगन जो एक दूसरे को न देखने का नाटक कर रहे थे, लेकिन असल में वे एक दूसरे पर वैसी ही तीखी और पैनी नजर रख रहे थे जैसी उन लोगों की होती है जो बाकी का पूरा साल इसी चर्चा में बिताने वाले थे कि स्वागत समारोह में किसने क्या पहना था। जिस चीज के लिए किताब ने उसे तैयार नहीं किया था वो था वहां का शोर। ये सिर्फ आवाजों का शोर नहीं था, बल्कि एक साथ चल रहे दर्जनों छोटे छोटे सामाजिक गणित और कूटनीति की लगातार गूंज थी, जहां हर नजर और हर अभिवादन का एक गहरा मतलब था जिसे समझने की मिया में कोई स्वाभाविक समझ नहीं थी, लेकिन सेराफिन का शरीर उसे बखूबी समझ रहा था। उसने मुख्य सीढ़ियों के पास कैसियन को ढूंढ लिया, जो हमेशा की तरह ऐसा दिख रहा था जैसे कोई व्यक्ति किसी हल्के दर्दनाक मेडिकल प्रोसीजर को झेल रहा हो जिसे अनिवार्य बताया गया हो। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम यहाँ के बजाय काउंसिल की बैठक में होना ज्यादा पसंद करोगे, उसने उसके पास आकर खड़े होते हुए कहा। मैं सचमुच काउंसिल की बैठक में ही होना पसंद करता, उसने कहा। कम से कम वहां दुश्मनी सीधी तो होती है। वो थोड़ा रुका, उसकी आंखें एक ऐसे व्यक्ति की सतर्क सटीकता के साथ भीड़ को स्कैन कर रही थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी उस कमरे में बिताई हो जहां सब उसी को देख रहे हों। खुद को संभाल लो, मेरी आंटी यहाँ आई हुई है। क्या मुझे ये जानना चाहिए कि यह बात इतनी डरावनी क्यों है? तुम्हें 1 घंटे के भीतर पता चल जाएगा, कैसियन ने गंभीर होकर कहा, और उसने आगे कोई बात नहीं बढ़ाई, जिसे मिया ने टालमटोल के बजाय एक राहत की तरह लेना बेहतर समझा। स्कॉलरशिप वाले छात्र सबसे आखिर में आए। मिया को समझ आया कि यह अकादमी का एक जानबूझकर किया गया नाटक था, जिसे इसलिए डिजाइन किया गया था ताकि
बाहरी लोगों के आने से पहले स्थापित कुलीन वर्ग अपने सामान्य समूहों में व्यवस्थित हो सके, जिससे दोनों के बीच का अंतर साफ और कड़ा दिखाई दे। इस सत्र में ऐसे 4 छात्र थे। मिया ने बाकी तीनों पर शायद ही ध्यान दिया, क्योंकि जिस पल एलेन हार्टवेल ने अकादमी के गेट से कदम अंदर रखा, मिया ने सुबह के 3 बजे जल्दबाजी में पढ़ी एक किताब के आधार पर जो भी संभली हुई और अधूरी उम्मीदें संजोई थीं, वे सब पल भर में बिखर गईं। उसने किसी बेहद दीप्तिमान और चमकदार व्यक्तित्व की कल्पना की थी। किताब में निश्चित रूप से उसे इसी रूप में लिखा गया था, उज्ज्वल, सौम्य और एक ऐसी गर्मजोशी जो बिना किसी प्रयास के लोगों को अपनी ओर खींच लेती थी। लेकिन मिया ने असल में जो देखा वह थी उसकी अपनी ही उम्र की एक लड़की, जिसने साधारण कपड़े पहने थे और उसके कोट की कफ पर साफ तौर पर रफू की हुई थी। वह ऐसे लोगों से भरे आंगन से गुजर रही थी जिन्होंने उसके एक शब्द भी बोलने से पहले ही उसकी औकात तय कर ली थी, और वह लड़की अपनी ठुड्डी ऊपर उठाए और स्थिर हाथों के साथ आगे बढ़ रही थी, जिसका किताब के चमकदार शब्दों से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि यह सब उसके अदम्य और हैरान कर देने वाले साहस का नतीजा था। ओह, मिया ने सोचा, उसके सीने में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो कोई किताबी प्रेमिका का किरदार, लव इंटरेस्ट आर्केटाइप नहीं है। वह तो बस एक ऐसी लड़की है जो अंदर से बुरी तरह डरी हुई है लेकिन उसे जाहिर करने से इनकार कर रही है। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि यह कैसा दिखता है। मैं खुद पिछले 9 दिनों से यही तो कर रही हूं। किताब ने एलेन को गर्मजोशी एक खूबी के तौर पर दी थी, जैसे वो उसके पास स्वाभाविक रूप से हो, जैसे किसी वीडियो गेम के कैरेक्टर शीट पर कोई स्टैट हो। लेकिन 20 फीट दूर खड़ी मिया ने जब उसे उस आंगन से गुजरते देखा, जहां लोग उसके गेट पार करने से पहले ही अपने फैसले की छुरियां तेज कर रहे थे, तब वो पहली बार समझी कि वो गर्मजोशी कोई निष्क्रिय चीज नहीं थी। वो एक चुनाव था, एक ऐसा विकल्प जिसे वो उस माहौल में बार बार चुन रही थी जो उसे ऐसा न करने की हर मुमकिन वजह दे रहा था। मैं इस बात का तहे दिल से सम्मान करती हूँ, मिया ने एक ऐसी स्पष्टता के साथ सोचा जिसने खुद उसे भी चौंका दिया। और मैं बिल्कुल भी वो इंसान नहीं बनूंगी जो उसके इस चुनाव के रास्ते में रोड़ा बने। वह परीक्षा, क्योंकि जाहिर है एक परीक्षा तो होनी ही थी। मिया ने सोचा, जाहिर है कि यह अकादमी भी उसी तुच्छ और सुनियोजित क्रूरता पर चल रही थी जिस पर उसके द्वारा पढ़ी गई हर संस्था चलती थी। स्वागत सभा, वेलकम असेंबली के दौरान सामने आए, जब हेडमास्टर ने प्रत्येक नए स्कॉलरशिप छात्र को वहां एकत्रित कुलीन वर्ग के सामने अपना परिचय देने के लिए आमंत्रित किया। यह महज एक औपचारिकता थी, लेकिन मिया अब अपनी मां के पिछले 6 दिनों के लगातार और सटीक दिशा निर्देशों से समझ चुकी थी कि यह एक जाल भी था। स्कॉलरशिप वाले छात्रों से उम्मीद की जाती थी कि वे बिना किसी कमजोरी के विनम्रता दिखाएं और बिना किसी घमंड के आत्मविश्वास। यह एक ऐसी बारीक और असंभव सी कसौटी थी जिसे उन्हें परखने के लिए कम और वहां जुटे रईसों को एक स्वीकृत मौका देने के लिए ज्यादा बनाया गया था, ताकि वे सार्वजनिक रूप से उनमें कमियां निकाल सकें। किताब में यही वो ठीक पल था जब सेराफिन का पहली बार एलेन से असली आमना सामना हुआ था। पूरे आंगन के सामने पूछा गया एक तीखा और चुभता हुआ सवाल, जिसे उस नई लड़की को डगमगाने के लिए डिजाइन किया गया था। हमें बताएं, मिस हार्टवेल, एक ऐसी लड़की जिसका कोई पारिवारिक नाम नहीं है, वो ये कैसे सोच सकती है कि उसके पास एक ऐसी संस्था को देने के लिए कुछ है जो पूरी तरह से विरासत पर टिकी है। मिया को ये लाइन विशेष रूप से याद थी, क्योंकि जब उसने इसे पहली बार पढ़ा था तभी उसे इससे नफरत हो गई थी। उसे इस बात से चिढ़ थी कि कैसे किताब ने सेराफिन को इतनी आसानी से क्रूर बना दिया था, ताकि ठीक 3 वाक्यों बाद एलेन उसकी तुलना में कहीं अधिक शालीन दिख सके। एलेन आगे बढ़ी। पूरा आंगन उस खास, भूखे तरीके से शांत हो गया, जिस तरह भीड़ किसी के मनोरंजन के लिए घायल होने से ठीक पहले शांत हो जाती है। और लेडी रेनाटा एशवर्थ, कैसियन की आंटी, जैसा कि मिया को कुछ ही पलों बाद पता चलने वाला था, एक ऐसी महिला जिनकी मुस्कान किसी बंद होते हुए जाल जैसी थी, कुछ पूछने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी कि मिया ने बिना कोई सोचे समझे खुद ही पहला कदम आगे बढ़ा दिया। औपचारिकताएं शुरू होने से पहले मिया ने अपनी आवाज को दूर तक पहुंचाने वाले लहजे में कहा। सेराफिन की पुरानी प्रशिक्षित स्पष्टता ने बिल्कुल वही काम किया जिसके लिए उसे तैयार किया गया था, बस इस बार वो उस काम के लिए इस्तेमाल हो रही थी जिसे किताब ने उसे कभी करने की इजाजत नहीं दी थी। मैं ड्यूक की होने वाली मंगेतर के रूप में ये कहना चाहती हूँ कि यह अकादमी खुशनसीब है कि उसे ऐसे स्कॉलरशिप छात्र मिले हैं जो इस आंगन के खास अंदाज वाले स्वागत का इतनी स्थिरता और संयम के साथ सामना करने के लिए तैयार है। मुझे संदेह है कि मैं 16 साल की उम्र में इसे आधी शालीनता से भी संभाल पाती। इसके बाद जो सन्नाटा पसरा वो बिल्कुल अलग तरह का था, हैरान करने वाला, नए सिरे से गणित लगाने वाला, जहां दर्जनों कुलीन लोग अपनी उन बातों को मन ही मन बदलते दिख रहे थे जो वे आपस में करने वाले थे। एलेन ने उसकी तरफ देखा।
बस एक सेकंड के लिए आंखें फटी की फटी, पूरी तरह से हैरान और उस बात से बिल्कुल विपरीत बात सुनने के लिए तैयार जो उसने अभी अभी सुनी थी। और उन दोनों के बीच कुछ ऐसा गुजरा जो मिया द्वारा पढ़ी गई किताब के किसी भी रूप में नहीं था। वो पूरी तरह से कृतज्ञता नहीं थी, वो एक पहचान थी। दो ऐसी लड़कियां जो अच्छी तरह जानती हैं कि इस तरह के कमरे में कदम रखने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, मिया ने सोचा। हमें कभी दुश्मन बनना ही नहीं था। किताब को बस किसी एक को हराना था ताकि कोई दूसरा जीत सके, और उसने समय से पहले ही यह तय कर लिया था कि हम में से वो हारने वाला कौन होगा। धन्यवाद माय लेडी, एलेन ने सराहनीय गति से खुद को संभालते हुए कहा, और उसकी आवाज में कुछ ऐसा स्थिर और अडिग था जिसने मिया को तुरंत और पूरी तरह से उसका मुरीद बना दिया। मैं इस परिचय के लायक बनने की पूरी कोशिश करूंगी। लेडी एशवर्थ का मुंह पतला और नाखुश हो गया था। वह जाल जिसे वे बुन रही थी अचानक सार्वजनिक रूप से बेकार हो चुका था। मिया के बगल में, इतने करीब कि सिर्फ वही सुन सके, कैसियन के मुंह से एक धीमी आवाज निकली, जो भावनाओं को दबाने में कम माहिर किसी व्यक्ति के मुंह से निकलती तो एक हंसी होती। तुमने अभी अभी सार्वजनिक रूप से मेरी आंटी को निहत्था कर दिया, उसने फुसफुसाकर कहा। मैंने काउंसिल के बड़े बड़े सदस्यों को ऐसा करने में नाकाम होते देखा है। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें निहत्था करने की जरूरत थी, मिया ने कहा। बिल्कुल थी, कैसियन सहमत हुआ। बस मैंने कभी किसी को चाकू के बजाय एक तारीफ से ऐसा करते नहीं देखा। इसे एक जीत की तरह महसूस होना चाहिए था। और लगभग 1 घंटे तक ऐसा महसूस हुआ भी। मिया बाद में एक छोटी सी संतुष्ट चमक के साथ अकादमी के मैदान में टहल रही थी। एलेन के चेहरे के भाव, लेडी एशवर्थ के चेहरे के भाव और सेराफिन की उस तीखी, अभ्यस्त जुबान को नुकसान पहुंचाने के बजाय किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करने के उस अजीब, अनजाने आनंद को बार बार याद कर रही थी। ये चमक ठीक तब तक रही जब तक वो पूर्वी मंडप, ईस्ट क्लॉइस्टर के पास एक कोने पर मुड़ी और सीधे कैसियन से नहीं टकराई, जो बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसका एक हाथ पत्थर की दीवार पर टिका था, जैसे वही एकमात्र चीज हो जो उसे सीधा खड़ा रख रही थी। कैसियन, उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने ऊपर देखा तो उसके चेहरे पर दर्द के भाव नहीं थे, वो भ्रम और उलझन के ज्यादा करीब था, जैसे कोई व्यक्ति किसी ऐसी अनुभूति का सामना कर रहा हो जिसके बारे में वह पहले से कुछ नहीं जानता। मुझे कुछ महसूस हुआ, उसने धीरे से कहा। अभी अभी, जब उस हार्टवेल लड़की ने अपना परिचय दिया। एक तरह की, वो रुका, साफ तौर पर एक ऐसा शब्द ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो उसकी रोजमर्रा की शब्दावली में नहीं था। गर्मजोशी, बस एक पल के लिए। मैंने पिछले 5 सालों में ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया है। मिया बिल्कुल सुन्न, एकदम शांत हो गई। वो इस घटनाक्रम को जानती थी। उसे ये किताब से याद था, धुंधला और सरसरी तौर पर पड़ा हुआ, लेकिन अब जब यह उसके सामने हो रहा था तो इसे पहचानना नामुमकिन नहीं था। नायिका की निकटता से अभिशाप, कर्स का हल्की सी प्रतिक्रिया देना, उस पिघलाव की पहली चिंगारी जो अगले 200 पन्नों में धीरे धीरे कैसियन थॉर्न को वापस जिंदगी की ओर ले आने वाली थी। यह इस बारे में नहीं है कि वो किससे बात करता है, मिया ने सोचा। दोपहर की गर्म धूप के बावजूद उसके पेट में बर्फ सी जमने लगी थी। ये चुनाव के बारे में भी नहीं है, सच में तो नहीं। किताब ने इसे उसके भीतर एक जादुई प्रणाली, मैजिक सिस्टम की तरह फिट किया है, और उस जादू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने बातचीत बदल दी। इसका रुख अभी भी उसी की तरफ है। ये तो अच्छा है, मिया ने अपने सीने में महसूस हो रही एक जकड़न और जटिलता को दबाते हुए खुद से कहलवाया। है ना, तुम फिर से कुछ महसूस करना चाहते थे? हाँ, मैं चाहता था, कैसियन ने उसके चेहरे को इतने ध्यान से देखते हुए कहा कि मिया सोचने पर मजबूर हो गई कि जो बातें वह छिपा रही है, उनमें से कितनी बातें उसके चेहरे पर साफ दिख रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके मायने क्या है, इस बात को लेकर मैं उतना आश्वस्त नहीं हूं जितना मैंने सोचा था। दोनों में से किसी ने भी उस जाहिर सी बात को जुबान पर नहीं लाया कि वह अभिशाप जिस भी चीज पर प्रतिक्रिया दे रहा था, उसने 3 रात पहले बगीचे में किसी भी चीज पर वैसी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, चाहे वो उस वक्त कितना भी बेपरवाह क्यों न रहा हो, चाहे वो बातचीत उन दोनों को कितनी भी सच्ची क्यों न लगी हो। जिस काम को मिया द्वारा 9 दिनों में कही या की गई कोई भी बात नहीं कर पाई थी, उसे एलेन हार्टवेल के महज एक परिचय ने कर दिखाया था। कहानी अभी भी खुद को लिखने की कोशिश कर रही है, मिया ने सोचा। सुबह की वो संतुष्टि अब किसी ठंडी और अधिक गंभीर चिंता में बदल रही थी। मैं दृश्यों को बदल सकती हूँ, मैं संवादों को बदल सकती हूँ, लेकिन इन सबके नीचे कुछ ऐसा है, वो अभिशाप, वो कथानक जो कुछ भी इस जगह को चला रहा है, जो अभी भी ठीक उसी जगह पहुंचना चाहता है जहां किताब ने उसे तय किया था। मुझे वापस जाना चाहिए, मिया ने बहुत तेजी से कहा, और उसकी आंखों से आंखें मिलाने से बचती रही। मेरी माँ अब तक मेरी हर हरकत पर नजर रखना शुरू कर चुकी होंगी।
इससे पहले कि वह मुड़ पाती, कैसियन ने धीरे से उसकी कलाई पकड़ ली। कोई जोरदार पकड़ नहीं, बस एक स्पर्श जो उसे रोकने के लिए काफी था। सेराफिन, उसकी आवाज शांत और संभली हुई हो गई थी, ठीक वैसी ही संभली हुई जैसी उसने 3 रात पहले बगीचे में सुनी थी, जब उसने पूछा था कि उसे क्या याद है। वो जो कुछ भी था, उससे 3 रात पहले की बात में कुछ नहीं बदलता। मैं चाहता हूं कि तुम ये बात जानो, तुम यह वादा नहीं कर सकते। मिया ने उसकी कलाई पर बंधे उसके हाथ को और उसके चेहरे पर दिखने वाली उस सच्ची, असमंजस भरी संजीदगी को देखते हुए सोचा, हम दोनों में से कोई भी नहीं कर सकता। इस बातचीत के नीचे एक पूरी किताब दबी हुई है जिसे हम दोनों में से कोई नहीं पढ़ सकता, और उसने पहले ही तय कर दिया है कि यह सब कहाँ जाकर खत्म होगा। मैं जानती हूँ, उसने बदले में कहा, क्योंकि यह ज्यादा तसल्लीबख्श था, और क्योंकि उसका एक हिस्सा, वह हिस्सा जो 9 दिनों के बाद भी उस 4 सूत्रीय योजना से बुरी तरह चिपका हुआ था, जो बार बार फट रही थी और दोबारा लिखी जा रही थी, बेहद शिद्दत से यह मानना चाहता था कि यह सच था। जब वह वापस आंगन के आधे रास्ते तक पहुंची, तब जाकर उसकी नजर मंडप क्लॉइस्टर के मेहराब से देख रही दूसरी आकृति पर पड़ी। इस बार वो क्रेसिडा बेलरोज नहीं थी, बल्कि अकादमी के लिबास में एक महिला थी। वो ढलती उम्र की, पैनी आंखों वाली महिला थी जिसे मिया बिल्कुल नहीं पहचानती थी। वो महिला उस जगह को बड़े ही ध्यान और पेशेवर दिलचस्पी के साथ देख रही थी जहां अभी कुछ देर पहले वह और कैसियन खड़े थे, और उसकी इस नज़र का गॉसिप या अफवाहों से कोई लेना देना नहीं था। जब तक मिया ने दोबारा देखने का सोचा, वो महिला छात्रों, लहराते बैनरों और अकादमी के आम शोर शराबे की भीड़ में कहीं ओझल हो चुकी थी। मिया उस आंगन में अकेली खड़ी रह गई, और उसके भीतर एक ठंडा, बढ़ता हुआ विश्वास घर करने लगा कि जो कोई भी इस कहानी को चला रहा है, चाहे वह भाग्य हो, जादू हो, या कोई पुराना अभिशाप जिसके नियम उसे कभी किसी ने नहीं समझाए थे, उसकी नज़र अब मिया पर भी पड़ चुकी थी। एपिसोड 4 समाप्त। अगले एपिसोड में हम देखेंगे मिया खुद उस अभिशाप के बारे में जवाब ढूंढने निकलती है, और उसे पता चलता है कि रॉयल एकेडमी ठीक उसी तरह के जादू का रिकॉर्ड रखती है जिसके खिलाफ वह चुपचाप लड़ रही है, और यह रिकॉर्ड लाइब्रेरी के एक ऐसे हिस्से में है जहां बिना किसी बेहद ठोस वजह के किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। एपिसोड 5 द लाइब्रेरी दैट वॉजंट ऑन द मैप। कहानी अब तक एलेन हार्टवेल समय से पहले आ गई। मिया ने उसे अपमानित करने के बजाय सार्वजनिक रूप से उसका बचाव किया, और लगभग 1 घंटे के लिए ऐसा लगा जैसे वह वास्तव में कहानी के कथानक प्लॉट से आगे निकल गई है। फिर कैसियन का अभिशाप नायिका को देखकर जाग उठा, मिया को देखकर नहीं। मिया द्वारा पिछले 10 दिनों में कही या की गई किसी बात से, और अकादमी के लिबास में एक रहस्यमयी महिला मंडप क्लॉइस्टर के मेहराब से इस तरह देख रही थी जैसे कोई नोट्स ले रहा हो। तो स्थिति यह थी, एक मोर्चे पर प्रगति, दूसरे मोर्चे पर एक गहरा आघात, और तीसरा मोर्चा ऐसा खुला जिसके बारे में किसी ने नहीं पूछा था। तो पता चला कि अपनी मौत की सजा, डूम फ्लैग को संभालने का असली मतलब यही होता है। कोई नाटकीय टकराव नहीं, इकट्ठे हुए कुलीन वर्ग के सामने कोई साहसिक भाषण नहीं, बस एक नाव के छेदों को बंद करने का कभी न खत्म होने वाला खेल, जिसमें एक छेद बंद करो तो नए छेद दिखने लगते हैं, वो भी ऐसे पानी में जो लगातार ठंडा हो रहा है, और किनारा अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। मिया उस रात सो नहीं सकी। उसने खुद से कहा कि वह योजना बना रही थी। सेराफिन के कमरे की छत को अंधेरे में निहारते हुए वह मन ही मन उन सभी बातों को नए सिरे से व्यवस्थित कर रही थी जो वह अभिशाप के बारे में, कैसियन के बारे में, और उस कहानी के ताने बाने के बारे में जानती थी जिसके भीतर वह जी रही थी। उत्पादक अनिद्रा, प्रोडक्टिव इंसोम्निया, उपयोगी अनिद्रा। लेकिन अगर वो खुद से ईमानदार रहती, तो असल में यह वह शांत आंतरिक बिखराव था जो तब आता है जब आप पूरे दिन सबके सामने खुद को पूरी तरह से संभाल कर रखते हैं, और फिर खुद को अकेला पाते हैं जहां अब किसी नाटक की जरूरत नहीं होती और न ही खुद को समेटने के लिए कुछ बचता है। मंडप में कैसियन का वो चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। पिछले 5 सालों में पहली बार गर्मजोशी का एहसास करने वाले एक इंसान का वो भ्रमित और हैरान चेहरा, एक ऐसी गर्मजोशी जो मिया के कारण नहीं थी, और जाहिर तौर पर वह इसका कारण बन भी नहीं सकती थी, चाहे वो उन दोनों के बीच कितने भी बगीचे, बेबाक बातचीत और वास्तविक परवाह के सबले हुए पल क्यों न बटोर ले। यह कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, उसने अंधेरी छत से कहा। अभिशाप उसी चीज पर प्रतिक्रिया देता है जिसकी कहानी को जरूरत होती है। ये सिर्फ कहानी को आगे बढ़ाने का एक माध्यम, नैरेटिव मैकेनिक है। तुम्हारे ऊपर कोई फैसला नहीं। छत ने कोई बहस नहीं की, और न ही उसके भीतर के उस हिस्से ने बहस की जिसे ये फिर भी एक फैसले की तरह ही महसूस हो रहा था। जब सड़क के छोर पर बने क्लॉक टॉवर ने रात के 2 बजाए, तब भी वह जाग रही थी,
और लगभग तीसरी घंटी के आसपास उसने एक ऐसा फैसला लिया जो पूरी रात उस अनिद्रा के पीछे धीरे धीरे आकार ले रहा था। उसे उस अभिशाप को वास्तव में समझना होगा। किताब वाला रूप नहीं, जिसमें कैसियन के प्रति सहानुभूति पैदा करने और एलेन को उसे ठीक करने का मौका देने के लिए 2 पैराग्राफ का एक दुखद अतीत लिख दिया गया था, बल्कि उसका असली रूप, वो जो कुछ भी था, एक ऐसी दुनिया में जहां असली नियम और असली परिणाम थे, और एक ऐसी जादुई प्रणाली थी जिसे किसी ने कहानी की सहूलियत के हिसाब से नहीं बनाया था। अगर यह अभिशाप किसी नियम पर चलता है, मिया ने अंधेरे में उठकर बैठते हुए सोचा, तो इसके कुछ नियम होंगे। और अगर नियम है तो शायद कुछ अपवाद भी होंगे, और अगर अपवाद हैं तो उसने इस विचार को पूरा नहीं किया। ये किसी खास चीज की उम्मीद करने जैसा लग रहा था, और उसने 10 दिनों में ये सीख लिया था कि इस दुनिया में किसी खास चीज की उम्मीद पालने का अंजाम पलटवार के रूप में भुगतना पड़ता है। लेकिन वो उठी, एक मोमबत्ती जलाई और लाइब्रेरियों के बारे में सोचने लगी। किताब के अनुसार रॉयल एकेडमी ऑफ वेरांड में एक लाइब्रेरी थी। ये कहना कुछ वैसा ही था जैसे ये कहना कि किसी चर्च में कुछ कुर्सियों वाला एक कमरा है, तकनीकी रूप से सही लेकिन बेहद अपर्याप्त। अकादमी के पास असल में 6 विंग, 4 मंजिलों का ढांचा था और लगभग 40 सालों का संचित कैटलॉग था जिसे कोई भी कभी पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया था। इसका मतलब ये था कि लाइब्रेरी में क्या है, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता था कि आप लगातार 3 मुख्य लाइब्रेरियन द्वारा बनाई गई प्रणाली को कितने अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो जाहिर तौर पर एक दूसरे से नफरत करते थे और जिन्होंने किताबों को रखने के तरीके शेल्विंग में अपनी विरोधी सांगठनिक विचारधाराओं को सीधे शामिल करके इस नफरत को जाहिर किया था। मिया के पास 2 ऐसे फायदे थे जो असल सेराफिन के पास नहीं थे। उसने सर्च इंजन और डिजिटल आर्काइव्स के युग में सालों बिताए थे और वह आंतरिक रूप से इस काम के लिए बेहद प्रेरित थी। उसके पास एक नुकसान भी था, वो ये कि वह वास्तव में अकादमी की छात्रा नहीं थी। उसे औपचारिक आयोजनों के दौरान ड्यूक की मंगेतर होने के नाते ही वहां जाने की अनुमति थी, और आधी रात को प्रतिबंधित सेक्शन में घुसना तकनीकी रूप से उन स्वीकृत मंगेतर गतिविधियों की सूची में नहीं था जो लेडी वॉस ने उसे डिनर के दौरान रिटाई थी। इसके बावजूद वो तीसरे दिन वहां गई। एक लड़की जो अपनी ही मौत के दृश्य को दोबारा लिख चुकी थी, वो एक प्रतिबंधित आर्काइव को तो संभाल ही सकती थी। अंदर घुसना काफी आसान रहा। एक डिलीवरी गेट, नौकरों का गलियारा और एक बेहद उपयोगी तथ्य ये था कि सेराफिन का शरीर जाहिर तौर पर सालों की औपचारिक यात्राओं से अकादमी के लेआउट को इस तरह याद रखे हुए था जैसा मिया का सचेत दिमाग नहीं जानता था। उसके पैर उसे उन गलियारों के मोड़ों से ले जा रहे थे जहां जाने का उसने सचेत रूप से कोई फैसला नहीं किया था। धन्यवाद। मिया ने उस मांसपेशियों की स्मृति, मसल मेमोरी का शुक्रिया अदा किया जो उसे विरासत में मिली थी। तुम्हारे पास उससे कहीं बेहतर समझ थी जितनी किताब ने तुम्हें कभी दी थी। प्रतिबंधित हिस्से तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल काम था। गार्ड्स की वजह से नहीं, वहां कोई गार्ड नहीं था, जिससे उसे इस बारे में एक दिलचस्प बात पता चली कि अकादमी को किस चीज से सुरक्षा की जरूरत लगती है, बल्कि इसलिए कि प्रतिबंधित हिस्से पर कोई लेबल नहीं लगा था, जो किसी तरह और भी बदतर था। ये लाइब्रेरी का बस एक ऐसा विंग था जहां अलमारियां पुरानी होती जा रही थी और संगठन का तरीका अजीब होता जा रहा था। वो जो मोमबत्ती लाई थी, उसकी रोशनी किताबों की रीढ़ स्पाइन्स को पढ़ने के लिए तो ठीक थी, लेकिन इतनी नहीं थी कि वो जो पढ़ रही थी उसे लेकर सहज महसूस कर सके। थियोरेटिकल कॉम्पेंडियम ऑफ इनहेरिटेड एफ्लिक्शंस, वॉल्यूम 1, वंशानुगत बीमारियों का सैद्धांतिक संग्रह, ऑन द मैटर ऑफ इमोशनल सेपरेशन एज मैजिकल डिफेंस, अ स्टडी, जादुई रक्षा के रूप में भावनात्मक दमन के विषय पर एक अध्ययन, कर्सवर्क एंड लीनेज, द थॉर्न फैमिली रिकॉर्ड्स 1-3, अभिशाप कार्य और वंश, थॉर्न परिवार के रिकॉर्ड 1-3, मिया रुकी। उसने तीसरी किताब निकाली जिसकी बाइंडिंग देखकर लग रहा था कि वो सबसे नई थी। वो अलमारियों के बीच फर्श पर उसी तरह बैठ गई जैसे वो अपने पुराने अपार्टमेंट के फर्श पर किसी ऐसी किताब को लेकर बैठ जाती थी जिसे वो बंद नहीं कर पाती थी, और उसने पढ़ना शुरू किया। थॉर्न परिवार का अभिशाप वैसा नहीं था जैसा उपन्यास में अस्पष्ट रूप से संकेत दिया गया था, कोई ऐसी चीज जो उनके साथ बस घटित हो गई थी, यानी कोई पुराना आसपास का दुखद माहौल जो मौसम की तरह उनके वंश से जुड़ा हुआ था। ये बाकायदा किया गया था। मिया ने एक ही पैराग्राफ को 4 बार पढ़ा, तब जाकर उसे यकीन हुआ कि उसने इसे सही समझा है। 200 साल पहले थॉर्नहॉलो के एक ड्यूक ने एल्ड्रिक वेन नाम के एक शाही जादूगर कोर्ट मेज से दुश्मनी मोल ले ली थी। इस अनबन की सटीक वजह को रिकॉर्ड में बड़ी ही सावधानी और कूटनीतिक स्पष्टता के साथ लिखा गया था, ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति अच्छी तरह जानता हो कि क्या हुआ था लेकिन सोचता हो कि भविष्य के पाठकों को ये जानने की कोई जरूरत नहीं है, और इसके जवाब में
एल्ड्रिक वेन ने एक ऐसा अभिशाप तैयार किया जो अपनी क्रूरता में बेहद बारीक और सटीक था। उसने थॉर्न परिवार के महसूस करने की क्षमता को नहीं छीना था, उसने उससे मिलने वाली सुरक्षा को छीन लिया था। रिकॉर्ड की तंग अकादमिक भाषा में लिखा गया यह अभिशाप कुछ इस तरह काम करता था। थॉर्न परिवार का जो भी सदस्य गहरे भावनात्मक रिश्ते बनाता, उस पर उन रिश्तों के ही खिलाफ हो जाने का खतरा मंडराने लगता, यानी लगाव की वही गर्मजोशी धीरे धीरे उनकी अपनी ही तड़प और पीड़ा का जरिया बन जाती। इस परिवार ने 200 सालों तक इस स्थिति में खुद को ठीक उसी तरह बचाए रखा था जैसे अधिकांश लोग असंभव परिस्थितियों में खुद को बचाते हैं। उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी सबसे पहले जुड़ाव या लगाव बनाना ही छोड़ना सीख लिया था, ताकि वे कम महसूस करें, जिससे अभिशाप को काम करने के लिए कम से कम जरिया मिले। जिस चीज को मिया ने उपन्यास में इस रूप में पढ़ा था कि कैसियन अपने दुखद अतीत के कारण भावनात्मक रूप से ठंडा है, वो असल में 2 सदियों की विरासत थी। एक ऐसा परिवार जिसने जीवित बचे रहने की तरकीब, सर्वाइवल मैकेनिज्म के रूप में खुद को गर्मजोशी से दूर रखना सीख लिया था। ये तरकीब माता पिता से बच्चों में इतनी लगातार ट्रांसफर होती गई कि कैसियन की पीढ़ी तक आते आते किसी को ये पूरी तरह याद भी नहीं था कि उन्होंने ऐसा करना शुरू क्यों किया था। यह महज एक थॉर्न होने की पहचान बन चुका था, वो पैदाइशी ठंडा नहीं था। मिया ने आधी रात को लाइब्रेरी के फर्श पर अपनी गोद में 200 साल पुराना पारिवारिक रिकॉर्ड लेकर बैठे हुए सोचा। उसे ये सिखाया गया था, और फिर वो सीख खून में लिख दी गई, फिर वो खून उस लड़के में लिख दिया गया, और फिर एक उपन्यासकार ने यह तय कर लिया कि यह किसी और के ठीक करने के लिए एक रोमांटिक चरित्र की खूबी है। उसने उस पत्र के बारे में सोचा, मुझे लगता है कि अगर मैं लिखना बंद कर दूं तो हम दोनों के लिए आसान होगा, और उसने अपने सीने में कुछ बिल्कुल साफ तौर पर टूटते हुए महसूस किया, ठीक वैसे ही जैसे किसी किताब की रीढ़ बिल्कुल सही पन्ने पर मुड़कर खुल जाती है। वो 14 साल का था। उसने वही एकमात्र फैसला लिया था जो 200 सालों के भावनात्मक आत्मसंरक्षण के माहौल में पला बड़ा एक 14 साल का लड़का ले सकता था, ये देखते हुए कि उसे उन सब बातों के बारे में क्या सिखाया गया था कि लोगों की परवाह करने की उसके परिवार को क्या कीमत चुकानी पड़ती है। और फिर एक किताब आई और उसने ये तय कर लिया कि इसे ठीक करने का तरीका एक दूसरी लड़की है, एक बेहतर लड़की जिसके पास सही तरह की गर्मजोशी हो। मानो 200 साल का सर्वाइवल मैकेनिज्म किसी सही मुख्य किरदार, प्रोटागोनिस्ट के करीब आने भर से खत्म किया जा सकता हो। ट्रॉमा, सदमा इस तरह काम नहीं करता, मिया ने उग्रता से सोचा। वो खुद इस बात पर हैरान थी कि उसे अचानक इतना गुस्सा क्यों आ रहा था, किताब पर नहीं, यहाँ तक कि कैसियन पर भी नहीं, बल्कि इस आम और सहज सी क्रूरता पर कि किसी व्यक्ति के ठीक होने को किसी दूसरे के कथानक का इनाम मान लिया जाए। ये सब इस तरह काम नहीं करता। उसने पढ़ना जारी रखा। पन्ना नंबर 47 वो जगह थी जहां चीजें सचमुच दिलचस्प होने लगी, और आधी रात को किसी प्रतिबंधित आर्काइव में चीजों के दिलचस्प होने का मतलब हमेशा यही होता है कि कुछ ऐसा सामने आने वाला है जो मामले को काफी पेचीदा बना देगा। रिकॉर्ड के लेखक हस्ताक्षर के अनुसार पेलियन नाम के एक शाही संग्रहकर्ता, कोर्ट आर्काइविस्ट, जिन्होंने साफ तौर पर इस रिसर्च पर अपना काफी व्यक्तिगत समय बिताया था और इस बात को कहने में कतराते नहीं थे, ने एक सेक्शन शामिल किया था जिसका शीर्षक था, एक ऐसे व्यक्ति के अकादमिक संयम के साथ जिसने कुछ असाधारण ढूंढ लिया हो और वह बहुत ज्यादा उत्साहित न दिखने की कोशिश कर रहा हो, ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसोल्यूशन, भंग या समाप्त होने की संभावना पर। पेलियन ने लिखा कि यह अभिशाप ऐसा नहीं था जिसे तोड़ा न जा सके। बनाई गई कोई भी चीज अटूट नहीं होती, यह निर्मित जादू का एक बुनियादी सिद्धांत था। मूल तंत्र में ही एक कमजोरी बुनी गई थी, चाहे वह जानबूझकर हो या एल्ड्रिक वेन के अपने बेहतरीन हुनर की सीमाओं के कारण। इसे लगातार एक सहारे, एंकर, की जरूरत थी। कोई या कोई चीज इसे बनाए हुए थी, 200 सालों से इसे थामे हुए थी, निष्क्रिय रूप से नहीं अपने आप, बल्कि सक्रिय रूप से, ठीक वैसे ही जैसे आप आग को जलाए रखने के लिए उसमें लगातार ईंधन डालते रहते हैं। जिसका मतलब था कि आज के समय में भी कहीं न कहीं कोई व्यक्ति या कोई प्राचीन वस्तु, आर्टिफैक्ट, मौजूद थी जो इस अभिशाप का जीवंत जरिया थी, और उसके बिना यह अभिशाप, पेलियन की भाषा यहाँ अकादमिक चेतावनियों के साथ संभल गई थी, लगभग निश्चित रूप से कमजोर होना शुरू हो जाएगा। मिया काफी देर तक इस बात को सोचती हुई बैठी रही। कोई इसे जारी रखे हुए है, उसने सोचा। कोई इसे 200 सालों से बनाए हुए है, और उनके पास इसकी एक वजह है। उसने पढ़ना जारी रखा। पन्ना नंबर 47 वो जगह थी जहां चीजें सचमुच दिलचस्प होने लगी, और आधी रात को किसी प्रतिबंधित आर्काइव में चीजों के दिलचस्प होने का मतलब हमेशा यही होता है कि कुछ ऐसा सामने आने वाला है जो मामले को काफी पेचीदा बना देगा।
रिकॉर्ड के लेखक हस्ताक्षर के अनुसार पेलियन नाम के एक शाही संग्रहकर्ता कोर्ट आर्काइविस्ट, जिन्होंने साफ तौर पर इस रिसर्च पर अपना काफी व्यक्तिगत समय बिताया था और इस बात को कहने में कतराते नहीं थे, ने एक सेक्शन शामिल किया था जिसका शीर्षक था एक ऐसे व्यक्ति के अकादमिक संयम के साथ जिसने कुछ असाधारण ढूंढ लिया हो और वह बहुत ज्यादा उत्साहित न दिखने की कोशिश कर रहा हो। ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसोल्यूशन, भंग या समाप्त होने की संभावना पर, पेलियन ने लिखा कि यह अभिशाप ऐसा नहीं था जिसे तोड़ा न जा सके। बनाई गई कोई भी चीज अटूट नहीं होती, यह निर्मित जादू का एक बुनियादी सिद्धांत था। मूल तंत्र में ही एक कमजोरी बुनी गई थी, चाहे वह जानबूझकर हो या एल्ड्रिक वेन के अपने बेहतरीन हुनर की सीमाओं के कारण। इसे लगातार एक सहारे एंकर की जरूरत थी। कोई या कोई चीज इसे बनाए हुए थी, 200 सालों से इसे थामे हुए थी, निष्क्रिय रूप से नहीं अपने आप बल्कि सक्रिय रूप से, ठीक वैसे ही जैसे आप आग को जलाए रखने के लिए उसमें लगातार ईंधन डालते रहते हैं। जिसका मतलब था कि आज के समय में भी कहीं न कहीं कोई व्यक्ति या कोई प्राचीन वस्तु आर्टिफैक्ट मौजूद थी जो इस अभिशाप का जीवंत जरिया थी, और उसके बिना यह अभिशाप, पेलियन की भाषा यहाँ अकादमिक चेतावनियों के साथ संभल गई थी, लगभग निश्चित रूप से कमजोर होना शुरू हो जाएगा। मिया काफी देर तक इस बात को सोचती हुई बैठी रही। कोई इसे जारी रखे हुए है, उसने सोचा। कोई इसे 200 सालों से बनाए हुए है, और उनके पास इसकी एक वजह है। उसने क्रेसिडा बेलरोज के उस पत्र के बारे में सोचा, जो जहर जैसा मीठा था। सिल्वर कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वापस आ जाता है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका फायदा तभी मिलता जब थॉर्न परिवार की सगाई टूट जाती। एक ऐसा परिवार जो चुपचाप, योजनाबद्ध तरीके से इतने लंबे समय से इस सगाई को तोड़ने में जुटा हुआ था कि यह साजिश मिया के यहाँ होश संभालने से पहले से ही चल रही थी। उसने मंडप से देख रही उस रहस्यमयी महिला के बारे में सोचा जो अकादमी के लिबास में थी। उसने एक ऐसे अभिशाप के बारे में सोचा जिसने पूरे वंश को 200 सालों तक कोई सार्थक रिश्ता बनाने से रोके रखा था, जिससे उन्हें नियंत्रित करना आसान हो गया था, उन्हें अलग थलग करना आसान हो गया था, और उन्हें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वाले विवाहों में धकेलना आसान हो गया था जिन्हें बाद में इस तरह डिजाइन किया जा सके कि वे टूट जाएं। ओह, मिया ने सोचा, और इस पूरी तस्वीर के सारे टुकड़े भयानक और सटीक तालमेल के साथ आपस में जुड़ गए, जैसे कोई पहेली सुलझकर उससे कहीं ज्यादा बदतर रूप ले चुकी हो जिसकी आपने उम्मीद की थी। ये कैसियन और एलेन के बारे में है ही नहीं, ये कभी कोई लव स्टोरी थी ही नहीं, ये तो एक लंबा धोखा है। कोई इस निर्मित अभिशाप की आड़ में 200 साल का एक वित्तीय घोटाला, फाइनेंशियल स्कीम चला रहा है, और यह रोमांस, त्रासदी, डूम फ्लैग और ये सब कुछ सिर्फ एक दिखावा है। उसने रिकॉर्ड बंद कर दिया। अंधेरे में बैठी रही, मोमबत्ती को 1 इंच और पिघलने दिया, जबकि वह उस दुनिया के बारे में अपनी हर सोच को एक बार फिर से नए सिरे से व्यवस्थित कर रही थी जिसमें वह आई थी। फिर उसने उस पन्ने के हाशिए, मार्जिन पर, जिसे उसने अपने अंगूठे से दबा रखा था, अपनी सूची में 6ठा पॉइंट जोड़ दिया। 6. पता लगाओ कि इस अभिशाप को कौन बनाए हुए है, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि मुझे उनके होने का पता चल चुका है। जब वो किताब को वापस शेल्फ पर रख रही थी, हाथ उससे कहीं ज्यादा स्थिर थे जिसकी वो उम्मीद कर सकती थी, तभी उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। ये किसी रात के नौकर के लापरवाह, गूंजते हुए कदम नहीं थे जो किसी असुविधाजनक इमारत से शॉर्टकट ले रहा हो। ये संभले हुए कदम थे, उस तरह के कदम जो अच्छी तरह जानते थे कि वे कितनी आवाज कर रहे हैं और जिन्होंने जानबूझकर उतनी ही आवाज करने का फैसला किया था। मिया ने अपनी मोमबत्ती बुझा दी, खुद को 2 अलमारियों के बीच के खाली स्थान में पीछे की ओर सिकोड़ लिया और अपनी सांसें रोक ली। गलियारे के छोर पर एक रोशनी दिखाई दी। वो मोमबत्ती नहीं थी, बल्कि उससे कुछ अधिक स्थिर चीज थी, एक हल्की नीली चमक जिसे मिया अब समझने लगी थी कि यह एक छोटा मोटा व्यवहारिक जादू, वर्किंग मैजिक था, जिसे मध्यम प्रशिक्षण वाला कोई भी व्यक्ति संभाल सकता था। वो रोशनी अलमारियों पर किसी ऐसे व्यक्ति की धैर्यपूर्ण गहनता के साथ घूम रही थी जिसने ये काम पहले भी किया हो। फिर वह रोशनी रुकी और उसका रुख सीधे उसी खाली स्थान की तरफ हो गया जहां मिया द्वारा वापस रखने से पहले थॉर्न परिवार का रिकॉर्ड रखा हुआ था। एक आवाज आई, एक महिला की आवाज, धीमी और पूरी तरह से सहज। एक ऐसे व्यक्ति की आवाज जिसने कुछ ढूंढने की उम्मीद की थी और यह जानकर उसे थोड़ी दिलचस्पी हुई कि उसे पहले ही छेड़ा जा चुका है। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा तेज। मिया ने उस आवाज को पहचानने में आधा सेकंड लगाया, इससे पहले कि वो उस आकृति को पहचान पाती जिससे वह आवाज जुड़ी थी। अकादमी के लिबास वाली वही महिला जो कल मंडप, क्लॉइस्टर के मिहराब से देख रही थी। पैनी आंखों वाली, पेशेवर, वही जिसने मिया और कैसियन को इतने ध्यान और दिलचस्पी से देखा था और फिर इससे पहले कि मिया उसे ठीक से देख पाती, वो भीड़ में गायब हो गई थी।
वो अब गायब नहीं हुई थी। वो आधी रात को उस प्रतिबंधित आर्काइव में अपने हाथ में एक जादुई रोशनी लिए खड़ी थी, एक शेल्फ को देख रही थी, और उसके पास किसी ऐसे व्यक्ति जैसी शांत तसल्ली थी जिसके पास इंतजार करने का समय हो। बेहतर होगा कि आप बाहर आ जाएं, लेडी सेराफिन, उस महिला ने कहा। मैं जानती हूं कि आप यहीं हैं। मैं तब से जानती हूं जब आप डिलीवरी गेट से अंदर आए थी। उस दरवाजे के जादुई सुरक्षा चक्र, वार्ड्स, भले ही 11 सालों से काम न कर रहे हों, लेकिन वे अभी भी आने जाने वालों का रिकॉर्ड रखते हैं, और आप आज रात की तीसरी आगंतुक, विजिटर, हैं। तीसरी, मिया ने सोचा, जिसका मतलब था कि यहां कोई और भी आया था। हाल ही में, आधी रात को एक अंधेरे आर्काइव में ये कोई बहुत सुखद विचार नहीं था, लेकिन उसने इस बात को अपने दिमाग में दर्ज कर लिया और अलमारियों के बीच से बाहर आ गई। हाथ में मोमबत्ती लिए वो उस महिला के सामने खड़ी हो गई जो उसे देख रही थी। आप कौन हैं? मिया ने पूछा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने लगभग 6 महीने पहले उसी रिकॉर्ड को पढ़ा था जिसे आपने अभी अभी उस शेल्फ पर वापस रखा है, उस महिला ने कहा, और जिसने वे 6 महीने किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में बिताए हैं जो इस जानकारी का वास्तव में कुछ इस्तेमाल करने की स्थिति में हो। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, और मिया का उसी ध्यानपूर्ण, पेशेवर नजरों से मुआयना करने लगी। मुझे आपके यहाँ होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं स्वीकार करती हूँ कि पिछले 10 दिनों को देखते हुए मुझे उतनी हैरानी भी नहीं हो रही है जितनी शायद होनी चाहिए थी। आप मुझ पर नजर रख रही थीं, विशेष रूप से इस सगाई पर। यह काफी असाधारण रहा है, जिस तरह से यह सगाई बार बार उस रास्ते पर जाने से बच रही है जिस पर इसे जाना चाहिए था। एक छोटी, सूखी मुस्कान। उस बुखार के दौरान आपके साथ जो कुछ भी हुआ, लेडी सेराफिन, मैं उसे शिद्दत से समझना चाहूंगी। क्योंकि वो जो कुछ भी था, ऐसा लगता है कि पिछले 200 सालों में वही पहली ऐसी चीज है जिसने उस अभिशाप को बनाए रखने वाले व्यक्ति को सचमुच चिंता में डाल दिया है। मिया उसे एकटक देखती रह गई। वे मेरे बारे में जानते हैं? उन्होंने ध्यान दिया कि कुछ बदल गया है, उस महिला ने संभल कर कहा। जो कि एक ऐसे तंत्र के लिए, जो 2 सदियों से केवल पूर्वानुमानों और तय दरों पर चल रहा हो, एक ही बात है। वो थोड़ी रुकी। मेरा नाम प्रोफेसर एल्डन है। मैं तीसरी मंजिल पर सैद्धांतिक जादू, थ्योरेटिकल मैजिक, पढ़ाती हूँ, जिसका मतलब है कि मेरे पास इस आर्काइव में आने की कानूनी अनुमति है, ड्यूक की कुछ मंगेतरों के विपरीत जिनका मैं नाम ले सकती हूँ। मैं आपके लिए थोड़ी चाय बनाने जा रही हूँ, और आप मुझे बिल्कुल सच सच बताएंगी कि आप वास्तव में कितना जानती है, और फिर हम दोनों मिलकर ये तय करेंगे कि क्या हम उस व्यक्ति के जवाबी उपाय तैयार करने से पहले कोई समाधान निकाल सकते हैं, जिसे अभी अभी आपके होने का एहसास हुआ है। चाय, मिया ने उसकी बात दोहराई। मुझे लगता है कि इससे मदद मिलती है, प्रोफेसर एल्डन ने कहा। वित्तीय लाभ के लिए अज्ञात पक्षों द्वारा बनाए रखे गए 200 साल पुराने अभिशापों के बारे में अधिकांश बातचीत तब ज्यादा बेहतर होती है जब हाथ में कुछ गर्म हो। मेरे अनुभव में तो ऐसा ही है। वह मुड़ी और आर्काइव के प्रवेश द्वार की ओर उन निर्णायक कदमों के साथ बढ़ गई, जिनके इस क्षेत्र के अनुभव को लेकर मिया तेजी से इस नतीजे पर पहुंच रही थी कि उसे कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। एक मददगार, एली, मिया ने अंधेरे में उनके पीछे पीछे चलते हुए सोचा। एक वास्तविक, अप्रत्याशित मददगार, जिसका किताब में कभी कोई जिक्र तक नहीं था। उसने अपनी योजना के बारे में सोचा, वो 6 सूत्रीय, लगातार फैलती हुई और उलझती जा रही योजना, और अपने दिमाग के किसी कोने में बड़ी फुर्ती और खामोशी से उसमें 7वां पॉइंट जोड़ दिया। 7, यह मानना बंद करो कि किताब ने मुझे वो सब बता दिया है जो मायने रखता है। उसने साफ तौर पर मुझे कुछ भी नहीं बताया था। एपिसोड 5 समाप्त। अगले एपिसोड में हम देखेंगे, प्रोफेसर एल्डन समझाती हैं कि यह अभिशाप वास्तव में कितना गहरा है, और मिया को उस व्यक्ति का नाम बताती हैं जो इसे बनाए हुए है, एक ऐसा नाम जो इस पूरी कहानी में शुरू से ही सबके सामने मौजूद था। तो दोस्तों, अगर मिया और कैसियन की यह अनोखी दास्तान आपके दिल को छू गई हो, तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं। एपिसोड 6, द नेम दैट वाज ऑलवेज देयर। कहानी अब तक। मिया आधी रात को प्रतिबंधित आर्काइव, पुरालेख, में घुस गई थी, जहां उसे पता चला कि थॉर्न परिवार का अभिशाप कोई आम त्रासदी नहीं था। इसे 200 साल पहले बाकायदा रचा गया था, और वर्तमान समय में कोई सक्रिय रूप से इसे बनाए रख रहा था। उसे आर्काइव में प्रोफेसर एल्डन ने पकड़ लिया, जो कि थ्योरेटिकल मैजिक, सैद्धांतिक जादू, की एक ऐसी इंस्ट्रक्टर थी जिनका किताब में एक बार भी जिक्र नहीं था। उन्होंने चाय और एक गठबंधन की पेशकश की, साथ ही यह बेहद परेशान करने वाली जानकारी भी दी कि जो कोई भी इस अभिशाप को चला रहा है, उसने पहले ही नोटिस कर लिया था कि मिया में कुछ बदल गया है। योजना का 7वां नियम अंधेरे में लिखा गया।
यह मानना बंद करो कि किताब ने मुझे ये बताया है कि कौन मायने रखता है। मिया को अब संदेह होने लगा था कि किताब ने उसे ऐसा कुछ भी नहीं बताया था जो वास्तव में मायने रखता हो। उसने तो बस एक तबाही के मलबे के ऊपर एक बहुत अच्छी प्रेम कहानी सुना दी थी। प्रोफेसर एल्डन का ऑफिस एकेडमी के पूर्वी विंग की तीसरी मंजिल पर था, जो एक ऐसे दरवाजे के पीछे छिपा था जिस पर कोई नेमप्लेट नहीं थी, और एल्डन ने बताया कि ऐसा जानबूझकर किया गया था। जिन छात्रों को मेरी जरूरत होती है वे मुझे ढूंढ लेते हैं, उन्होंने एक छोटे हीटिंग ग्रेट अंगीठी पर केतली रखते हुए कहा। उनकी फुर्ती से साफ था कि वे आधी रात को ऐसा कई बार कर चुकी थीं। जिन्हें मेरी जरूरत नहीं होती वे मान लेते हैं कि यह ऑफिस कोई कबाड़खाना है। इससे यहां आने जाने वाले छात्रों की भीड़ नियंत्रित रहती है। ऑफिस छोटा था, सलीके से व्यवस्थित था, और इसमें एक गहरा व्यक्तिगत एहसास था जिसने मिया को अजीब तरह से अधिक सहज महसूस कराया। किताबें इस तरह दोहरी परतों में ठसाठस रखी थीं जैसे किसी के पास शेल्फ में जगह खत्म हो गई हो पर उसने किताबें खरीदना बंद न किया हो। एक डेस्क कागजात के नीचे दबी हुई थी जिन पर 3 अलग अलग रंगों की स्याही से निशान लगे थे, और एक अकेली खिड़की थी जहां से पूर्वी प्रांगण आंगन दिखता था, जहां 12 घंटे से भी कम समय पहले एलेन हार्टवेल अपने सिर को ऊंचा और हाथों को स्थिर रखे अकेडमी के फाटकों से अंदर आई थी। मिया उस कुर्सी पर बैठ गई जो साफ तौर पर मेहमानों के लिए थी, क्योंकि सिर्फ वही एक ऐसी कुर्सी थी जो कागजों से नहीं ढकी थी। उसने एल्डन द्वारा थमाई गई चाय के कप को दोनों हाथों से कसकर थाम लिया और इंतजार करने लगी। एल्डन ने उसे ज्यादा इंतजार नहीं कराया। इससे पहले कि मैं तुम्हें वह नाम बताऊं, उन्होंने डेस्क के पार अपनी खुद की कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूं कि तुम समझो कि हम किस तरह की परिस्थिति से निपट रहे हैं, क्योंकि जब तुम इसके ढांचे को समझ जाओगी तब वह नाम तुम्हें तार्किक लगेगा, और बिना ढांचे को समझे वो नाम तुम्हें सिर्फ डराएगा। मैं 11 दिनों से डरी हुई हूं, मिया ने कहा। मैं संभाल रही हूं। हाँ, एल्डन ने उसे स्थिरता से देखा, उसी केंद्रित और परखने वाली नजर से जिसे मिया अब समझने लगी थी कि वे हर चीज को ऐसे ही देखती हैं, रूखापन नहीं, बस एक सटीकता। पिछले 1.5 हफ्ते में मैंने तुम्हारे बारे में जो चीजें नोटिस की है, यह उनमें से एक है। तुम डरी हुई हो और तुम इसे संभाल रही हो, जो कि निडर होने जैसा नहीं है और न ही लापरवाह होने जैसा है। ये कुछ अधिक दुर्लभ है। ये किसी ऐसे इंसान की खूबी है जिसने ये तय कर लिया है कि डरना, रुक जाने की कोई पर्याप्त वजह नहीं है। वे थोड़ी देर रुकी। पिछली सेराफिन वॉस में ये गुण नहीं था। उसके पास गर्व था, चालाकी थी, और भीतर दबा हुआ बहुत सारा दर्द था, लेकिन यह इस तरह की जानबूझकर आगे बढ़ने की दृढ़ता नहीं, यह उसमें नहीं थी। ये कुछ नया है। मिया ने अपनी चाय की तरफ देखा। बुखार ने मुझे बदल दिया। बुखार ने कुछ बदल दिया। एल्डन ने एक ऐसे दरवाजे को जबरन न खोलने की सावधानी और सटीकता से कहा जो अभी तक उनके लिए खोला नहीं गया था। क्या हम इसे फिलहाल यहीं छोड़ दें? यह कोई सवाल नहीं था। पहले ढांचा, मिया ने कहा, फिर नाम। अगले 20 मिनटों में एल्डन ने जो ढांचा सामने रखा वो कुछ ऐसा था। एल्ड्रिक वेन का मूल अभिशाप एक अंतर्निर्मित रखरखाव तंत्र, मेंटेनेंस मैकेनिज्म के साथ तैयार किया गया था, इसलिए नहीं कि वह लापरवाह था, बल्कि इसलिए कि वह बेहद बारीकी से काम करने वाला इंसान था। एक अभिशाप जो खुद ब खुद चलता रहे, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता था। लेकिन रखरखाव तंत्र वाले अभिशाप को मनमुताबिक मोड़ा जा सकता था। यहां थोड़ा कड़ा कर दिया, वहां थोड़ा ढीला कर दिया, खून के किसी खास रिश्ते, वंशज पर निशाना साध दिया या दूसरों को सामान्य रूप से जीने देने के लिए इसे पीछे खींच लिया। ये सब उस व्यक्ति के विवेक पर निर्भर था जिसके हाथ में वह तंत्र होता। वो तंत्र अपने आप में एक कलाकृति, आर्टिफैक्ट था। हर विवरण के अनुसार वो एक छोटी सी चीज थी, कोई नाटकीय या स्पष्ट रूप से जादुई दिखने वाली वस्तु नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज जिसे आप बिना किसी की नजरों में आए अपनी कोट की जेब में रख सकते थे। वो 200 सालों से एक हाथ से दूसरे हाथ में वैसे ही जा रही थी जैसे कोई भी कीमती चीज महत्वाकांक्षी परिवारों के बीच जाती है, विरासत, खरीद फरोख्त, चोरी और कभी कभी शादी के जरिए। क्या आप जानती हैं कि वह क्या है? मिया ने पूछा। मैं जानती हूं कि वह कैसा दिखता है, एल्डन ने कहा। एक कंपास, कुतुबनुमा, पुराना पीतल जिस पर बनाने वाले का कोई निशान नहीं है और उसकी सुई उत्तर की ओर इशारा नहीं करती। आर्काइव में इसके 3 रिकॉर्ड हैं, जिनमें से प्रत्येक में इसका थोड़ा अलग वर्णन है, जिससे पता चलता है कि मूल रूप से तैयार किए जाने के बाद से इसमें कम से कम 2 बार बदलाव किए गए हैं। वे रुकी। एक चौथा रिकॉर्ड भी है जो नया है और उसमें इसके इस्तेमाल किए जाने का वर्णन है। पिछले 18 महीनों के भीतर इसका सक्रिय रूप से जानबूझकर इस्तेमाल किया गया है। मिया की उंगलियां चाय के कप पर कस गईं। किस लिए?
अभिशाप को एक खास लक्ष्य पर केंद्रित करने के लिए एल्डन ने कहा, जिसे अब तक एक सामान्य सुन्नता माना जाता था, पूरा वंश पीढ़ी दर पीढ़ी थोड़ा सा सुस्त और प्रभावहीन, उसे इकट्ठा करना, उसे पूरी तरह से एक व्यक्ति पर केंद्रित कर देना। उन्होंने मिया की आंखों में देखा, एक 18 साल के ड्यूक पर, जो 18 महीने पहले अपने दम पर इस धर्रे को तोड़ने की कगार पर था। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया, सिवाय रात के समय अकेडमी से आने वाली हल्की आवाजों के। ऊपर कहीं दूर कदमों की आहट, खिड़की से टकराती हवा और पुरानी पथरीली दीवारों की हल्की सी चरचराहट। कैसियन, मिया ने सोचा, वह ठीक हो रहा था, अपने दम पर, प्राकृतिक रूप से, धीरे धीरे, जैसे इंसान वास्तव में ठीक होते हैं। और किसी ने इसे नोटिस कर लिया और उस अभिशाप को एक हथियार की तरह उसकी तरफ तान दिया और यह सुनिश्चित किया कि इससे पहले कि वो खिड़की से बाहर निकल पाता, वो खिड़की बंद कर दी जाए। 18 महीने पहले ही क्यों? उसने पूछा और उसकी आवाज उसकी आंतरिक स्थिति से कहीं अधिक स्थिर सुनाई दी। 18 महीने पहले ऐसा क्या हुआ था? एल्डेन के चेहरे के भाव आंशिक रूप से बदले, उनकी सटीक आंखों के पीछे कुछ सावधानी सी तैर गई, जैसे कोई महिला ये तय कर रही हो कि एक बार में कितना सच सामने रखा जाए। एंगेजमेंट ट्रायल, सगाई की परीक्षा, मूल रूप से इस आने वाले पतझड़ के 1 साल बाद के लिए तय की गई थी, उन्होंने कहा। मानक समय सीमा, ड्यूक औपचारिक रूप से वयस्क होता है, सगाई एक बाध्यकारी अनुबंध में बदल जाती है या रद्द हो जाती है। संभ्रांत परिवारों की मानक प्रक्रिया। लेकिन 18 महीने पहले हाउस बेलेरोस ने वित्तीय अनुबंधों और वयस्कता की आयु के बारे में किसी मामूली प्रक्रियात्मक नियम का हवाला देते हुए समय सीमा को आगे बढ़ाने के लिए चुपचाप याचिकाएं दायर करना शुरू कर दिया। और लगभग उसी समय कैसियन थॉर्न की स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी, उसके जीवन के किसी भी पिछले पड़ाव की तुलना में कहीं अधिक तेजी से। अभिशाप के सामान्य प्रभाव के तहत जितनी तेजी से होना संभव नहीं था, उससे कहीं अधिक तेजी से। उन्होंने इस बात को वहीं छोड़ दिया। मिया ने बाकी के डॉट्स खुद ही जोड़ लिए। हाउस बेलेरोस ने सगाई की समय सीमा को जल्दबाजी में आगे बढ़ाया और किसी ने उसी समय कैसियन पर अभिशाप के प्रभाव को और तेज कर दिया, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि जब वह ट्रायल में पहुंचे तो वह बिल्कुल सुन्न, पहुंच से बाहर और वास्तव में कुछ भी चुनने में असमर्थ हो। सगाई इसलिए नहीं टूटी क्योंकि सेराफिन ने कुछ गलत किया था, बल्कि इसलिए टूटी क्योंकि दोनों पक्षों को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था जो लंबे समय से इस परिणाम की साजिश रच रहा था और इसमें बेहद माहिर था। डूम फ्लैग, तबाही का संकेत, कभी मेरा था ही नहीं। मिया को एक फीकी, आक्रोश से भरी स्पष्टता के साथ एहसास हुआ। किताब ने तो बस आखिरी दृश्य देखा और हारने के लिए लड़की को दोषी ठहरा दिया। उसने कभी इतना पीछे मुड़कर देखा ही नहीं कि यह मंच किसने तैयार किया था। नाम, उसने कहा। एल्डन ने अपनी चाय नीचे रखी, डेस्क पर अपने हाथ बांधे और उस विशेष शांति के साथ कहा जो ऐसे व्यक्ति में होती है जो 6 महीने से अकेले किसी बोझ को धो रहा हो और अब अकेले धोते धोते गहराई से थक चुका हो। रेनाटा एशवर्थ, लेडी रेनाटा एशवर्थ, कैसियन की मौसी या बुआ, वो महिला जो स्वागत सभा, वेलकम असेंबली में अपना जाल बिछाकर पहले से तैयार बैठी थी, जिसकी बनावटी मुस्कान उस लड़की पर टिकी थी जिससे वो लगातार 12वीं बार जाल में फंसने की उम्मीद कर रही थी। मिया काफी देर तक उस नाम के साथ बैठी रही, उसे दिल में उतरने दिया। पिछले 11 दिनों में उसने जो कुछ भी देखा था, उस नाम के इर्द गिर्द उन सब चीजों को नए सिरे से व्यवस्थित होने दिया। ठीक वैसे ही जैसे जब आपको आखिरकार पता चल जाता है कि लाइट का स्विच कहाँ है, तो कमरा बिल्कुल अलग दिखने लगता है। वो महिला जो स्वागत सभा में खड़ी थी और जिसने मिया को ठंडी, परखने वाली निगाहों से देखा था, वह किसी आश्रित की देखभाल करने वाली रिश्तेदार नहीं थी, बल्कि एक ऐसी संपत्ति का मूल्यांकन करने वाली रणनीतिकार थी जिसे वह सोचती थी कि वह नियंत्रित कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही थी कि उस संपत्ति ने अचानक अप्रत्याशित रूप से व्यवहार करना क्यों शुरू कर दिया है। वो महिला जो स्प्रिंग गाला, वसंत उत्सव में मौजूद थी, उस पत्र के अनुसार जो मिया को लॉक्ड डेस्क दराज में मिला था, वही गाला जहां लेडी वॉस बेलेरोस नाम सुनकर बार बार झिझक रही थी, वही पत्र जिसमें चांदी के अनुबंधों के बारे में आंशिक रूप से काटा गया एक मसौदा था। वो बेलेरोस नहीं थी, वो एशवर्थ थी, कैसियन का परिवार, जो खून के रिश्ते के इतना करीब थी कि उसकी पहुंच आसानी से हो सके, इतनी करीब कि उस पर भरोसा किया जा सके, अभिशाप के मुख्य केंद्र के इतनी करीब कि किसी ने भी कभी उस पर शक करने के बारे में नहीं सोचा था। कंपास, कुतुबनुमा, उसी के पास है, मिया ने कहा। मेरा यही मानना है, मैं इसे साबित नहीं कर सकती, अभी नहीं। एल्डन ने उसकी आंखों में स्थिरता से देखा। पिछले 6 महीनों से मेरे सामने यही समस्या रही है। रिकॉर्ड मौजूद है, तंत्र मौजूद है, सक्रिय उपयोग के सबूत भी मौजूद है,
लेकिन इसे किसी जीवित व्यक्ति से जोड़ने के लिए या तो उन्हें उस कलाकृति के साथ रंगे हाथों पकड़ना होगा या फिर पर्याप्त रसूख वाला कोई गवाह ढूंढना होगा जो गवाही दे सके। एक थ्योरेटिकल मैजिक की प्रोफेसर, जिसे प्रतिबंधित आर्काइव में ताक झांक करने की आदत हो, दुख की बात है कि वो इनमें से कुछ भी नहीं है, लेकिन ड्यूक की मंगेतर हो सकती है, मिया ने धीरे से कहा। ड्यूक की मंगेतर, अगर वो खुद को उस कलाकृति का पता लगाने की स्थिति में पाती है, और अगर वो सगाई की इस साजिशी नाकामी से पहले सही समय पर इसे सही व्यक्ति के ध्यान में लाती है, तो उसके पास बहुत सी चीजों को पलटने का एक बड़ा रसूख होगा। एल्डिन कुछ देर रुकी। बेशक, यह मानते हुए कि ड्यूक की मंगेतर सगाई को, मिया ने चलना बंद कर दिया। पीछे मुड़ी। पीछे 10 फीट की दूरी पर खड़ा व्यक्ति युवा था, नौकरों जैसे कपड़े पहने था, और हाथ में मुड़ा हुआ एक नोट इस तरह की स्वाभाविक तत्स्थता के साथ थामे हुए था जैसे वह कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे विशेष रूप से चीजें पहुंचाने और पहुंचाने के बाद कुछ भी याद न रखने के पैसे दिए जाते हों। लेडी सेराफिन वॉस, उसने कहा। जाहिर है, मिया ने कहा। उसने नोट आगे बढ़ाया। मिया ने इसे ले लिया। वो जवाब का इंतजार किए बिना मुड़ा और चला गया, और इससे पहले कि मिया कागज को खोल पाती, वो कोने से मुड़कर ओझल हो चुका था। नोट छोटा था, उस पर किसी घराने की मुहर नहीं थी, कोई हस्ताक्षर नहीं थे, लिखावट नहीं थी, न कैसियन की, न क्रेसिडा बेलेरोस की, न ही उसकी माँ की। तुम आर्काइव में रही हो, तुमने एल्डन से बात की है, तुम उम्मीद से ज्यादा तेज हो और पिछले संस्करण वर्जन से ज्यादा खतरनाक हो। एक सलाह उस व्यक्ति की तरफ से जो इस विशेष खेल को बहुत लंबे समय से चलते हुए देख रहा है, कंपस कुतुबनुमा वहां नहीं है जहां तुम सोच रही हो, और जिस व्यक्ति पर तुम भरोसा करने लगी हो, वो अकेली नहीं है जो तुम पर नजर रख रही है। सावधान रहो कि तुम्हें चीजों का ढांचा कौन सिखा रहा है। शिक्षकों के पास ये चुनने के अपने कारण होते हैं कि उन्हें क्या समझाना है। एक दोस्त मिया रात के 3 बजे सड़क पर अकेली खड़ी थी, हाथ में नोट था, चारों तरफ शहर शांत था, और वह एक ऐसी महिला के बारे में सोच रही थी जिसकी निगाहें सटीक थीं, जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान था और जो 6 महीने से एक रहस्य को अकेले धो रही थी। उसने अपनी 7 बिंदुओं वाली योजना के बारे में सोचा, जिसमें लगातार नए बिंदु ऐसे फूट रहे थे जैसे कोई ऐसा पौधा हो जिसे उसने जानबूझकर पानी न दिया हो। उसने क्लोइस्टर मठ में कैसियन की आवाज के बारे में सोचा, इससे 3 रात पहले की बात में कुछ नहीं बदलता, और उस ठंडे अन्यायपूर्ण तरीके के बारे में सोचा जिससे अभिशाप ने उसे खामोशी से जवाब दिया था और किसी और को गर्मजोशी से। उसने उस किताब के बारे में सोचा जिसने इस सब को एक प्रेम कहानी के रूप में लिखा था, जिसने अध्याय 12 में उसे एक मौत थमा दी थी, उसे एक परिणाम, कर्मों का फल कहा था और असली कहानी की तरफ बढ़ गई थी। किताब किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी जिसके पास केवल बाहर से देखने का नजरिया था, मिया ने सोचा। कोई ऐसा व्यक्ति जो कहानी देख सकता था लेकिन उसमें रहने वाले लोगों को नहीं। किसी कहानी के अंदर होने और उसे बाहर से पढ़ने में यही फर्क होता है। बाहर से देखने पर खलनायक हार जाता है और नायिका जीत जाती है और त्रासदी साफ सुथरी होती है और उलझे हुए सिरे खुद ब खुद सुलझ जाते हैं। अंदर से देखने पर हर एक व्यक्ति अपने संस्करण का मुख्य पात्र होता है, वे सभी एक ही समय में दौड़ रहे होते हैं, और किसी का भी सफर साफ सुथरा नहीं होता, और कोई भी बिना वजह के नहीं हारता, और जो लड़की अध्याय 12 में मर जाती है, उसकी एक पूरी जिंदगी थी जिसे कथावाचक ने कभी लिखने की जहमत ही नहीं उठाई। उसने नोट को मोड़ा, उसे अपने कोट की जेब में रख लिया, उस चाय के कप की गर्माहट के पास जिसे अब उसने थाम नहीं रखा था। उसने अपनी नंबर वाली योजना में नहीं, बल्कि कहीं अधिक शांत जगह पर, जो रणनीति से कम और एक वादे जैसी ज्यादा महसूस हो रही थी, एक आखिरी पंक्ति जोड़ी। मैं हर उस व्यक्ति को ढूंढने जा रही हूं जिसे इस कहानी ने यह मानकर छोड़ दिया कि वे मायने नहीं रखते, और मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि यह कहानी उन सभी के बारे में गलत साबित हो। फिर वो घर की तरफ मुड़ गई, अंधेरे में थोड़ा और तेजी से चलने लगी। उसके भीतर वही एहसास जाग रहा था जो उसे हमेशा तब होता था जब कोई कहानी, जिसके वो गहरे अंदर होती थी, अचानक अपने असली गियर में आ जाती थी। हर चीज के खुलने की वह ठंडी गर्माहट, वे सारे टुकड़े जिन्हें उसने अलग अलग पकड़ रखा था, अब आखिरकार एक दूसरे की तरफ खींचने लगे थे। कुछ ऐसा जो अजेय था और जिसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। वो अभी नहीं जानती थी कि वो जीत सकती है या नहीं। वो इतना जानती थी कि वो हारने के रास्ते को बेहद मुश्किल बनाने जा रही थी। एपिसोड 6 का अंत अगले एपिसोड में हम देखेंगे। मिया उस सवाल का सामना करती है जिसे उस अनाम नोट ने खुलकर सामने आने पर मजबूर कर दिया था। क्या वह वास्तव में प्रोफेसर एल्डन पर भरोसा कर सकती है? और उस उत्तर की खोज में उसे अकेडमी के सबसे पुराने रिकॉर्ड्स में कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखने के बारे में 200 सालों में किसी ने सोचा तक नहीं था।
थॉर्न परिवार को शापित करने के पीछे एल्रिक वेन की मूल और असली वजह, और यह वो बिल्कुल नहीं है जो हर कोई सोच रहा था। तो दोस्तों, अगर मिया और कैसियन की यह अनोखी दास्तान आपके दिल को छू गई हो, तो हमारे इस सफर में आगे भी साथ बने रहिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें और कमेंट करके मुझे बताइए कि कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। आपके कमेंट्स मुझे बहुत हौसला देते हैं।